जैन मैथ का एक चैप्टर अभ्यास 6.1 है। ठीक है, इसको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने से पहले ठीक है, दो पॉइंट है, पहला है समरूप और दूसरा है सर्वांग सम। इसको समझ लेते हैं, इसको क्या होता है। बच्चों को बड़ा दिक्कत होता होगा इसको समझने में। ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि आखिर ये है क्या चीज, दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो अंतर समझते हैं इसका। ठीक है, सम माने होता है बराबर और रूप का मतलब होता है रूप। रूप आ रहा है समझ में। जैसे आदमी का ब्याह कुकुर से नहीं ना होगा, समझ में, क्योंकि कुकुर का रूप अलग है, आदमी का रूप अलग है। ठीक है, तो आदमी जब भी करेगा अपने अपने जैसे से करेगा। आ रहा समझ में, यानी इंसान है तो इंसान से न करेगा। तो जिसका रूप एक समान हो, हाँ ये बात अलग है कि हाइट इधर उधर हो सकती है। ठीक है, माप, माप माने साइज, साइज बड़ा छोटा हो सकता है। आ रहा समझ में, तो उसी को क्या बोलते हैं, समरूप बोलते हैं। ठीक है, जो दिखने में एक जैसा हो। ठीक है, दिखने में एक जैसा हो लेकिन साइज बड़ा छोटा हो सकता है, उसी को क्या बोलते हैं, समरूप बोलते हैं। आ रहा समझ में। जैसे समझिए, अगर हम बोल दें ये मान लीजिए त्रिभुज है। आ रहा समझ, दिखाई दे रहा है ना, ये त्रिभुज है। ठीक है, और इसी के समान ये त्रिभुज दे दिए, तो ये बताइए समरूप है कि नहीं है इसके। आ रहा समझ में। अब एक बात बताइए, ये त्रिभुज है, इसको मिटा करके हम ये कर दे वृत्त, समरूप है नहीं, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। आ रहा समझ में। तो अब तो अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो कि समरूप क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, समरूप माने जो एक जैसे दिखे, बड़ा छोटा हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है। ठीक है, ये छोटा है, ये बड़ा हो गया थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। दुल्हनिया थोड़ी छोटा है, दुल्हावा ढेर लमहर हो गया। आ रहा समझ में। तो देखिए इसको क्या कहते हैं, इसको भी समरूप ही बोलेंगे लेकिन साइज इसका क्या हो गया है, बड़ा हो गया है, ये छोटा हो गया। ठीक है, तो समरूप माने जो एक जैसे दिखे, ठीक है, लेकिन साइज बड़ा छोटा हो सकता है, उसी को क्या बोलते हैं, समरूप त्रिभुज। ठीक है, समरूप त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका ये इसका चिन्ह ऐसे करके होता है। आ रहा है समझ में, समरूप का दिखाई दे रहा है चिन्ह, ढोला नियर, ढोला से रेंगनवा ढोलवा होता है ना, उसी के जैसे होता है समरूप। आगे समझ में। अब देखें जिसे सर्वांग सम किसको कहते हैं। ठीक है, सर्वांग सम, सर्व माने सगरी, ठीक है, और सम माने बराबर, जिसका सगरी बराबर हो। ठीक है, जैसे समझिए मान लीजिए लड़की देखने गए। ठीक है, कोनो कोनो इतना खचरा होता है, ठीक है, कि दुल्हनिया को नापता है, लड़कियों को नापता है। अरे भैया उसकी भी इज्जत है। आ रहा समझ में। अब क्यों उसको खड़ा करा कर नाप रहे हैं, ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है कि हम बड़ा होगी, हमारी लड़का से की छोटा होगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उसकी भी इज्जत होती है, उसको भी अंदर से ठेस पहुंचती है कि बताइए। देखिए हाइट छोटी होना ये गलत बात नहीं है, दुनिया में कहा जाता है कि सबके लिए जोड़ी समान बनाई गई होती है। ठीक है, तो किसी का आप इंसल्ट मत करिए, आप दूर से ही देख के समझ सकते हैं कि हाँ ये हमारे लड़के से छोटा होगा कि बड़ा होगा। आ रहा समझ में। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि किसी से इस प्रकार का इंसल्ट मत करिएगा। आ रहा समझ में। तो देखिए सर्वांग संग का मतलब क्या होता है, जी जो आकार में एकदम बराबर। आप खुद सोचिए कि दुल्हनियों एक बराबर और दुल्हू एक बराबर, खूब पटका पटकी दबा के होगा। तो इसलिए दुल्हन को थोड़ा सा हाइट में छोटा खोजा जाता है। अरे समझ में, तो हाइट में छोटी रहेगी दुल्हन तो उठा कबू पटक सकते हैं। अरे समझ में। देखिए तो सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, जो जिसकी देखो जिसका आकार भी बराबर हो और माप भी बराबर हो, दोनों बराबर बराबर एकदम डीबी डीबी ठाए करेगी। अरे समझ में। तो देखिए जो एकदम बराबर हो, जिसका आकार भी बराबर हो और क्या हो, माप भी बराबर हो। अगर हाई 2 सेंटीमीटर का है तो हाई 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, तो जिसका आकार भी बराबर हो और माप, आकार और माप दोनों बराबर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सर्वांग सम। इसका चिन्ह ऐसे होता है, बराबर दो को दे दीजिए, ऊपर से ढोलवा रेंगा दीजिए। ठीक है, बराबर देकर ढोला रेंगा दीजिए, उसी को बोलेंगे। सभी वृत्त होते हैं। ठीक है, सभी वृत्त क्या होते हैं, वृत्त का मतलब गोलाकृति। ठीक है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसी को ना बोलते हैं। देखिए हाई हो चाहे हाई हो, वृत्त ना कहा जाएगा, गोलाकृति को क्या बोलते हैं, वृत्त। ऊपर हो गया का, यहाँ पे देख लीजिए सभी वृत्त, यहाँ से चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, गोलाकृति होना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। ठीक है, तो अब बताइए सर्वांगसम होगा कि समरूप होगा। ठीक, समरूप में क्या बताए थे कि साइज मायने नहीं रखता है, एक जैसा दिखना चाहिए। एक जैसा दिख रहा है ना, तो बताइए समरूप होगा कि सर्वांगसम होगा, वृत्त। ठीक है, तो समरूप होगा। अरे समझ में, समरूप वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो अब देखिए सभी वर्ग होते हैं। ठीक है, ये वर्ग, वर्ग मैंने कहा छोटा वर्ग हो चाहे बड़ा वर्ग हो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, छोटा वर्ग हो चाहे बड़का वर्ग हो, खूब बड़ा सा वर्ग हो। ठीक है, जगह नहीं है, समझिए ध्यान से।
हेती मुखी वर्ग हो चाहे हेतना बड़ वर्ग हो, कहा जाए तो वर्ग ही कहा जाएगा, ठीक है क्या। तो इसका भी क्या हो जाएगा, समरूपे हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अरे समझ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, समरूपे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन सा त्रिभुज भाई, समद्विबाहु, जिसकी दो भुजा बराबर हो, वो समरूप होगा कि समबाहु माने जिसकी सगरी भुजा बराबर होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु, ठीक है। समबाहु माने दोनों सेम सेम, बताया ना, दोनों सेम सेम दिखने चाहिए, ठीक है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। तो इसमें क्या बोला, सिर्फ दो भुजा बराबर हो, तो समद्विबाहु होगा नहीं, कौन सा होगा, समबाहु माने जिसकी सगरी भुजा बराबर होनी चाहिए। अब अगला देखते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आज देखते हैं, देखिए, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, ठीक है। भुजाओं की समान, जिसकी भुजा क्या हो, समान होता है, भुजा क्या हो, समान, इसकी भुजा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, भुजा बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो बोल रहा है कि बहुभुज जिसके अनेक भुजा होते हैं, समरूप होते हैं, किसके, तो पहला क्वेश्चन दिया है उनके संगत कोण। अच्छा, संगत कोण समझ रहे हैं बाबू, क्या होता है संगत कोण, माने ये नीचे वाले को बोलते हैं संगत कोण, जो दो भुजाओं से अलग होता है, दो भुजाओं से अलग होता है, उसे क्या बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये दोनों भुजा एक जैसी है और नीचे वाला एक जैसी है, ये दोनों भुजा एक जैसी है, नीचे वाला अलग है, ठीक है। तो संगत भुजा नीचे वाली भुजा को बोलते हैं, जो दोनों भुजाओं से अलग होता है उसे क्या बोलते हैं, संगत भुजा बोलते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है उनके संगत कोण क्या होंगे, तो बराबर होंगे। जब संगत कोण बराबर होगा तभी समान भुजा होगा, जब संगत कोण बराबर होगा तभी क्या होगा, भुजा समान होगा। डाउट क्लियर। आगे देखते हैं, दूसरा बोला है उनकी संगत भुजाएं, अभी यही बोल दिया संगत भुजाएं समान हो, ठीक है। तो समान यानी समानुपाती होनी चाहिए, आ रहा समझ में। तो पहले में क्या होगा, बराबर, और दूसरा में संगत भुजा क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। डाउट क्लियर, आगे समझ में। अब आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि समरूप आकृति के दो उदाहरण दीजिए, समरूप आकृति के दो उदाहरण दीजिए। तो बताइए ना, समरूप माने एक जैसा जो दिखे, कौन कौन एक जैसा दिखेगा, पहला नंबर तो वृत्त दिखेगा एक जैसे, वृत्त अभी आपको बताएं ऊपर छोटा हो चाहे बड़ा हो एक जैसे दिखेगा, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, वर्ग हो सकता है, वर्ग को बड़ा बनाइए चाहे छोटा बनाइए, कहा वर्ग ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आयत कह दिया जाएगा, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं सेम सेम होती है, बराबर होती है, उसे क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे समझिए, समरूप नहीं है, दूसरा क्वेश्चन में है कि समरूप नहीं है, ठीक है। ऐसा उदाहरण दो तो बताइए जो समरूप नहीं हो। तो देखिए, एगो वर्ग ले लीजिए, एक एक वर्ग ले लीजिए, यानी एगो वर्ग बना दीजिए, देखिए एगो वर्ग बना दीजिए, एगो आयत बना दीजिए। तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, दो को बोल रहा है ना, तो ये पहले का उदाहरण हो गया। दूसरा का उदाहरण क्या हो सकता है, एगो त्रिभुज बना दीजिए, एगो आयत, एगो सर्कल बना दीजिए, यानी वृत्त बना दीजिए। नहीं दिखाई दे रहा है, ऊपर देख लीजिए, देखिए एगो त्रिभुज बना दीजिए, एगो वृत्त बना दीजिए, ठीक है। तो एक बात बताइए, दोनों एक जैसा है, नहीं, तो समरूप के उदाहरण नहीं है। और ये भी समरूप के उदाहरण नहीं है, क्योंकि एगो क्या है, एगो वर्ग है, एगो आयत है। समझ में आ गया, आगे बढ़े, ठीक। देखिए, एक बोला, एक बताइए चतुर्भुज समरूप है या नहीं, ठीक है। तो समरूप का मतलब क्या होता है, जो एक जैसा दिखे, एक जैसा दिख रहा है, नहीं, आई तो टेढ़ है, मुंह टेढ़ कर लिया है, अरे समझे, तो टेढ़ कर लिया तो क्या होगा, समरूप नहीं है। तो देख के ही पता चल गया समरूप नहीं है। लेकिन इसका अनुपात ज्ञात करते हैं, अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, समझिए। इसका नाम दिया पी क्यू आर एस नाम दिया है, ठीक है। और इसका नाम क्या दिया है, ए बी सी डी दिया है, ठीक है। इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो सबकी लंबाई 1.5 यानी 1.5 सेंटीमीटर है, और इसकी लंबाई सबकी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए, चतुर्भुज एबीसीडी और पी क्यू आर एस में, अरे समझ में, पी क्यू आर और एबीसीडी में कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और अपने दिमाग में डाल लीजिएगा, ये वाली भुजा होगी इसके भुजा के बराबर होगी, अरे समझ में, और निचली वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी, और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी, अरे समझ में। आइए सॉल्व करते हैं। पहले क्या है, पी क्यू है ना, तो लिखेंगे पी क्यू किसके बराबर होगी बाबू बताओ, तो नीचे वाली है ना, तो नीचे वाली के बराबर होगी, तो लिखेंगे बटा में ए बी, आ रहा समझ में, बराबर क्यू के बाद आर, क्यू आर ऊपर गए हैं तो ऊपर वाली बी सी,
जो बराबर होगा उसको बट्टा में लिखते जाएंगे। आ रहा है समझ में? बराबर आर एस, यहां से गए हैं आर एस, आर एस ऊपर गए तो ऊपर का बताइए सी डी, सी डी बराबर किसके होगा? एस आर एस पी, ठीक है, तो लिखेंगे एस पी, ठीक है, बटा में कौन, तो थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एस पी बटा में कौन, एस पी, ये है ना, तो बटा में कौन हो जाएगा? डी ए, डी ए हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताइए ना, पी क्यू आर एस यानी इस सब ऊपर वाला यही है, इसका टोटल सबका मान कितना है? 1.5 है, मान कितना? 1.5 दिया है ना, तो डायरेक्ट हम सबका मान लिख दे रहे हैं 1.5, और एबीसीडी सबका मान कितना दिया है? 3 दिया है, तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं 3। आ रहा समझ में? जब कटाइएगा 1.5 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 1.5 दूना के 3, क बार में कटा है? 2 बार में, तो ऊपर है 1 और नीचे में 2। आ रहा समझ में? देखिए 1 संबंध 2 का अनुपात होगा, ये होगा आपका आंसर। आ समझ में?